हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन किससे मिलके बने हैं? टिश्यू यानी ऊतकों से मिलके क्या बने हैं? हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है वो बने हैं, यानी बहुत सारे ऊतकों से मिलके अंग बने हैं। तो ऊतक यानी कि टिश्यू किससे मिलके बने हैं? बहुत सारी सेल यानी कोशिकाओं से मिलके क्या बने हैं? यहाँ पे टिश्यू बने हैं। तो क्या जाना हमने कहा सबसे पहला क्या बना? सेल बनी। उसके बाद सेल के बाद क्या बने? टिश्यू बने यानी कि ऊतक बने। ऊतकों के बाद ऑर्गन यानी अंग बने और अंगों के द्वारा पूरे एक ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ? निर्माण हुआ। तो कल हमने क्या बात की थी? कोशिका यानी सेल क्या है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी की क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और अगर हम देखें, जब भी आपने किसी चीज को देखा तो आपने उसके पार्ट्स करके आपने उसे बहुत छोटे उसमें देखा, साइज में देखा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम चौक का सबसे छोटा साइज देखते हैं तो हम क्या करते हैं? चौक के पीस करते हैं, उसे तोड़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? चौक को पीसा और उसके बहुत माइन्यूट से जो मॉलिक्यूल थे, बहुत छोटे छोटे जो कण थे वो हमने देखे। तो हमने कहा कि इससे छोटे भागों में अब ये जो चौक है वो विभाजित नहीं हो सकता है। यानी कि आपने क्या किया? चौक को पहले तो तोड़ा, फिर आपने जब तोड़ा नहीं किया तो आपने पीस लिया उसे, बारीक किया। तो उसके बाद आपने क्या कहा? इससे छोटे पीसेस में अब हम चौक को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो जो महीन जो कण था, जो कि हम उसे सही से देख भी नहीं पा रहे थे, वो क्या थी? चौक की संरचनात्मक इकाई थी। उसी प्रकार से अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें या प्लांट बॉडी को देखें या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें या फिर किसी भी जीवित प्राणी के शरीर को हम देखें, तो अगर हम उसके छोटे छोटे भागों में अगर हम उसे स्टडी करें, छोटे छोटे भागों में उसकी अगर हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे छोटा जो पार्ट हमारे पास आएगा वो आएगा सेल, यानी कि सेल से छोटा कोई पार्ट हमारे पास नहीं आता है। तो इसके बाद हमने क्या देखा था? हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें आपने क्या जाना था? उसमें आपने कहा था जो सेल है, जो सेल जो शब्द है वो कहाँ से निकल के बना है? हमने कहा था जो सेल है वो लैटिन भाषा से निकला है। और सेल किस शब्द से मिलके बना है? सेला। किस शब्द से मिलके बना है? सेला है। और सेला क्या है? एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मॉल रूम, यानी कि शेल यानी कि कोशिका का क्या मतलब है? स्मॉल रूम है, छोटे छोटे जो रूम होते हैं, इसका मतलब है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हमने क्या कहा? सेल कहा। उसके बाद हमने कहा सेल्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड आर ऑफ्टन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। अब क्या होता है? हमने कल क्या बात की थी? जब भी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि हमने क्या देखा? जो भी न्यूबॉर्न था, न्यूबॉर्न जब क्या था? गर्भाशय में था, तब क्या था? उसकी जो बॉडी का जो डेवलपमेंट हुआ एक सिंगल सेल से हुआ, एक ही कोशिका से हुआ है। तो कोशिकाएं क्या होती हैं? रेप्लिकेट करती हैं। क्या आपने पढ़ा? रेप्लिकेट करती हैं, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या होता है? शरीर का निर्माण होता है। तो हमने कहा था ह्यूमन बॉडी क्या है? एक सिंगल सेल से बनी है, एक ही कोशिका से बनी है। उस कोशिका में क्या हुआ? विभाजन हुआ, रेप्लिकेट किया सेल ने, और धीरे धीरे करके बहुत सारे सेल्स ने मिलकर क्या किया? टिश्यू यानी ऊतकों का निर्माण किया। बहुत सारे ऊतकों ने मिलकर क्या किया? अंगों का निर्माण किया। और बहुत सारे अंगों से मिलकर क्या हुआ? पूरी एक बॉडी हमारे पास हमें देखने को मिली, पूरी एक शरीर की संरचना हमारे पास आई है। इसीलिए एक और नाम जो सेल को दिया गया है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। कि आपने क्या देखा है? जैसे कि बिल्डिंग में क्या, बिल्डिंग किससे मिलकर बनी हुई है? छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है, जिसे हमने ईंट कहा था। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? वो सेल से मिलकर बना है। इसीलिए हमारे शरीर के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? सेल यानी कि कोशिकाएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आया था, अब हमारे पास जो आया था वो आया था डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका की खोज किस प्रकार से की गई थी। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कहा था जो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी और 1965 में की थी। क्या की? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। उसने क्या किया था कि ये जो कॉर्क था, अब कॉर्क को क्या बताया गया था आपको? जो प्लांट है, प्लांट की जो छाल होती है, वो छाल जिसे आप इजीली रिमूव कर देते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे जिनके बहुत बड़े बड़े स्टेम और बहुत मोटे से उनके क्या होते हैं? स्टेम होते हैं।
और आप क्या करते हो, पेड़ की छाल को आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि वो क्या होती है, डेड हो जाती है। तो उसने क्या किया, उस पेड़ की छाल को, कॉर को उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी में जब देखा तो उसने क्या देखा, उसे छोटे छोटे ब्लॉक से दिखाई दिए थे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इस प्रकार के ब्लॉक उन्हें दिखाई दिए थे। ये किस प्रकार के थे, हमने कहा था कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो भी इसी प्रकार का होता है, छोटे छोटे ब्लॉक उसमें बने होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे रूम उसमें बने हुए होते हैं। उसी प्रकार की संरचना को देखा था रॉबर्ट हुक ने, किसमें, जो पेड़ की जो छाल होती है उसमें देखा था। और ये जो इमेज उनके पास आई थी, इस प्रकार का उन्होंने देखा था इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को, यानी कि इस एक ब्लॉक को, ये जो हम बात कर रहे हैं इस एक ब्लॉक को उन्होंने क्या कहा था, सेल कहा था। और बहुत सारे ब्लॉक को क्या हम कहेंगे, सेल्स कहेंगे, यानी कोशिका। एक को क्या कहा, कोशिका कहा, और बहुत सारे हम क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन छोटे छोटे लिटिल बॉक्स को क्या कहा, सेल्स कहा। और उसके बाद ये जो सेल्स थे कैसे थे, डेड सेल्स थे। लेकिन नाम हमारे पास क्या आया, आपने देखा जो लिविंग सेल्स की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने लिविंग सेल को क्या किया था, जो एडवांस माइक्रोस्कोप था जिसे हमने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप भी कहा था, उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप में क्या किया, लिविंग सेल को देखा और लिविंग सेल की खोज की। तो आपके पास दो साइंटिस्ट आते हैं, जो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। पर किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, जो डेड सेल्स थी यानी मृत कोशिकाएं थी। उसके बाद हमारे पास आए जो लिविंग कोशिकाएं थी, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। उसके बाद अब हमारे पास जो नया टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब हम क्या देखेंगे, अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे। यानी कि आप देखेंगे कोई जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ एक ही सेल है और कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या देखेंगे, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को देखेंगे। तो इस आधार पर हमारे पास दो प्रकार के प्राणी आते हैं जिन्हें हमने कहा था एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इसमें एक ही कोशिका होगी यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इन्हें कहते हैं, एक ही सेल में प्रेजेंट होती है। और बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, बहु यानी कि बहुत सारी सेल्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हमने क्या कहा था, बहुकोशिकीय जीव कहा था। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर को हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो आप क्या पढ़ेंगे, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। यानी कि जो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर होगा उसमें क्या होगा, एक सिंगल सेल होगी, एक ही यहाँ पे कोशिका प्रेजेंट होती है। दिस मीन्स all life process such as reproduction, feeding, digestion, excretion occurs in one cell। अब इसमें क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं एक ही कोशिका में सारी ही प्रोसेस हो रही है। कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है जिसे हम प्रजनन कहते हैं, सेकंड फीडिंग भी हो रहा है यानी भोजन भी कर रहे हैं, भोजन का पाचन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन भी हो रहा है। तो जब हम अपने बारे में पढ़ेंगे, जब हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो हमने क्या देखा था कि हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने के लिए हमारे पास अलग से एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। भोजन को पचाने के लिए हमारे पास एक अलग सा सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। और एक्सक्रीशन जब हो रहा है, उत्सर्जन तंत्र हमारे पास अलग है। यानी यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है अलग अलग काम करने के लिए। ये सेम ऐसे ही है जैसे देखने के लिए हमारे पास आंखें और सुनने के लिए हमारे पास कान है, क्या है, अलग अलग है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कोशिकीय जीवों में क्या हो रहा है, एक ही सेल है। यानी जो हमने छोटे छोटे बॉक्स देखे थे, जब आपने इमेज देखी थी, रॉबर्ट हुक ने जब क्या किया था, पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप में देखा था, तो छोटे छोटे क्या देखे थे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। उन्हीं बॉक्स को हमने क्या कहा था, कोशिका कहा था। तो क्या हो रहा है, एक कोशिकीय जीवों में इस छोटे से बॉक्स के अंदर सारी ही प्रोसेस हो रही है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव। उसके बाद आपके पास क्या आता है, अमीबा, बैक्टीरिया एंड प्लैंक्टॉन्स आर जस्ट सम टाइप्स ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपके पास एक कोशिकीय जीवों के एग्जाम्पल है, कौन है, अमीबा है, बैक्टीरिया है और प्लैंक्टॉन्स है। दे आर द टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कांट बी सीन विद द नेक्ड आईज। अब क्या हो रहा है, ये जो जितने भी आपके पास एग्जाम्पल आए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हमने बात की थी, अमीबा, बैक्टीरिया और प्लैंक्टॉन्स। अब ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ही सेल से बने हैं। अब आपने देखा था कि वो जो पेड़ की जो छाल थी वो बहुत छोटी सी रही होगी, इतनी सी वो छाल थी, और उसके अंदर भी वो जो सेल थे बहुत ज़्यादा थे, और वो भी कब दिखाई दिए थे, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया था।
तो यदि एक सेल को अगर देखना होगा, सिंगल सेल को देखना होगा, तो फिर क्या है, उन्हें हम जो हमारी आंखें हैं उनसे हम नहीं देख सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल आए, यहाँ पे इमेज में आपके पास कुछ एग्जाम्पल आ रखे हैं। यहाँ पे पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है। ये सारे ही क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिकीय जीव है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या है, जो कोशिका के आधार पर क्या है, जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है यूनिसेलुलर की, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात की हमने यूनिसेलुलर की। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। उन जीवों के बारे में बात करेंगे जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे अ टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इज सेड टू बी अ मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी सेल्स है, तो बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, फिर टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, अंग भी प्रेजेंट है, ऊतक भी प्रेजेंट है और कोशिकाएं भी प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ्टन देयर इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ अ डिफरेंट सेल्स फॉर अ वेरियस फंक्शन। क्या आपको बताया जा रहा है, एग्जाम्पल है जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स यानी पशु हैं, प्लांट्स हैं यानी पादप है, और फंजाई यानी फफूंद है। ये क्या है, बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म में ये शामिल होते हैं। और यहाँ पे क्या आता है कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, एनिमल में हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने बात की थी कि हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन जो सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या आता है, प्लांट्स में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। आप देखते हो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो पत्ती में हो रही है, लीफ में हो रही है। सेम वहाँ पे क्या होता है, अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन है तो वो क्या हो रहा है, जड़ों में हो रहा है। और अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, फ्लावर में हो रहा है। तो क्या हो रहा है, अलग अलग जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गन में यहाँ पे हो रही है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपके पास कौन से एग्जाम्पल हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, जिसमें अमीबा और बैक्टीरिया आपके पास आता है, और नीचे क्या है, प्लांट्स और एनिमल यानी डियर आपको दिखाया गया है। ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, बहुत सारी कोशिकाएं इनमें प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखेंगे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, बॉडी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, शरीर का जो निर्माण हो रहा है, वो कोशिका से ही हो रहा है। आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो सेल क्या संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहाँ पे क्या था, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इनका फॉर्मेशन किस प्रकार हो रखा है कि एक ही सेल है यहाँ पे। तो क्या है, संरचनात्मक इकाई भी सेल हुई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कार्य हो रहे हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या फिर भोजन का पाचन हो, सारी जो प्रोसेस हो रही है एक ही सेल के अंदर हो रही है। तो क्या है, क्रियात्मक इकाई भी है, यानी कि फंक्शनल यूनिट भी है। सारा काम क्या हो रहा है, यहाँ पे कोशिकाओं में ही हो रहा है। सेम यहाँ पे भी होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है अलग अलग काम को करने के लिए, लेकिन किससे मिलके बने हैं, टिश्यू से मिलके बने हैं। टिश्यू किससे मिलके बने हैं, टिश्यू यानी ऊतक, और ऊतक किससे मिलके बने हैं, सेल से। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सेल ही यहाँ पे पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो भी प्रोसेस चलती है, यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी जो प्रोसेस होती है वो हर सेल में यहाँ पे चलती रहती है। तो ये क्या है, हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन नोट करेंगे, साथ ही आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट करने हैं। चलिए, ये तो बात हमने की नंबर ऑफ सेल के बारे में कि सेल का कितना कौन कौन सा नंबर आता है, कितने नंबर, और नंबर के अकॉर्डिंग जो सेल होती है वो कितने कितने प्रकार की होती है। अब हम कुछ और कैरेक्टर देखेंगे। हमने कहा था कि जो सेल होती है, सेल के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म यानी किन्हीं जीवों को हमने सेल के नंबर के आधार पर डिवाइड किया था, और किन्हीं जो ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, उनके साइज और उनके शेप के आधार पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। और यहाँ पे सेल होती है, सेल का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, यानी अलग अलग प्रकार के शेप और साइज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम शेप के बारे में पढ़ेंगे।
यानी कि जो सेल्स होती हैं उनका क्या क्या शेप होता है। सबसे पहले हमारे पास स्किन सेल आती हैं। स्किन सेल कैसी होती है? फ्लैट होती हैं। अब स्किन सेल कौन सी होती है? अगर आप अपनी स्किन को देखेंगे, जो हमारी बाहरी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? स्किन सेल होती है। और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है? फ्लैट होता है। तो आप पढ़ेंगे दे आर प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द बॉडी, द शेप साइज हेल्प देम टू कवर अ लार्ज एरिया। अब यहाँ पे क्या होते हैं? सबसे हमारी जो आउटर कवरिंग है, जो बाहरी हमारी कवरिंग है, वो क्या होती है? स्किन की सेल होती है। हमारी बॉडी को क्या करती है? ये कवर करती है और प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन किस प्रकार से देती है? जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास क्या होते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी बहुत सारी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, वो क्या होते हैं? बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारी बॉडी में एंटर करने से उन्हें कौन रोकता है? स्किन रोकती है। यानी स्किन सबसे बड़ा बैरियर होता है उनकी एंट्री के लिए। तो हमारी स्किन क्या करती है? इन सूक्ष्म जीवों को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोक रही है। तो क्या कर रही है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सुरक्षा हमें दे रही है। तो सबसे पहली कौन सी आई? हमारे पास स्किन सेल आई है। स्किन सेल किस प्रकार की होती है? फ्लैट होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। हमारी जो बाहर की जो कवरिंग है वो क्या है? पूरी हमारी स्किन सेल है। सेकेंड हमारे पास आती है मसल सेल्स। अब मसल सेल्स क्या होती हैं? आप देखेंगे इलोंगेट एंड थिन। क्या होता है इनका शेप? सबसे पहले ये क्या है? शेप है। ये इलोंगेटेड एंड थिन है, यानी कि ये क्या होंगे? लंबी होंगी और पतली सी होती हैं। और क्या होगा? मसल सेल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, देयर लॉन्ग एंड थिन शेप हेल्प देम टू डू दिस। अब मसल सेल्स का क्या फंक्शन यहाँ पे होता है? हम क्या करते हैं? जब भी हमारा मूवमेंट होता है, हम गति करते हैं, तो किस प्रकार से गति करते हैं? मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी संकुचित होती है, और रिलैक्स होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मसल सेल्स इस प्रकार से अरेंज रहती हैं। और यहाँ पे क्या होता है? जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस प्रकार से आ जाती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलैक्स होती हैं तो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है वहाँ पे ऐसे आ जाती हैं। तो ये वाली जो गति है मसल्स में चलती रहती है। और इसी के आधार पर हमारी क्या होती है? गति होती है। यानी कि अगर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बंद कर दिया तो फिर क्या होता है? हमारी गति रुक जाएगी, हम चल नहीं पाएंगे, हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या देखना है? यहाँ पे आप सेल के प्रकार आपको देखने को मिल रहे हैं और उनकी क्या मिल रही है? शेप आपको देखने को मिल रही है। साथ ही आप फंक्शन भी देख रहे हैं सेल का, अलग अलग सेल का आप फंक्शन भी देखेंगे। यानी स्किन सेल ने हमें क्या दिया था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया था, हमें सुरक्षा प्रदान की थी। मसल सेल्स क्या होती हैं? हमारी गति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मसल सेल्स का जो डायग्राम है वो ये वाला है। कैसा आपको बताया गया है? इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, और कैसे होते हैं? पतले होते हैं। और यहाँ पे अगर हम स्किन सेल्स की बात करें तो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, यानी कि चपटे होते हैं। और फंक्शन भी आपको याद रखना है। क्या होता है मसल सेल्स में? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी संकुचन होता है, और रिलैक्सेशन यानी कि वो अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म है वहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेल आती है वो आती है नर्व सेल। अब नर्व सेल कैसी होती है? वेरी लॉन्ग फाइब्रस, यानी कि धागे नुमा संरचना होती है और बहुत लंबे होते हैं। तो आप पढ़ेंगे नर्व सेल हैव फाइबर दैट मे बी मोर देन 1 मीटर लॉन्ग, यानी 1 मीटर से लंबी इनकी लेंथ हो सकती है। अब आप क्या करेंगे? आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज आपको देखने को मिल रहा है। कहीं पे आपको चपटा सेब देखने को मिल रहा है, कहीं पे लंबे हैं, कहीं पे बहुत लंबे हैं, धागे नुमा संरचना है, वो कहाँ पे है? नर्व सेल में है। उसके बाद आप देखेंगे मैसेज आर पास्ड फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व अलोंग दिस फाइबर। अब जो नर्व सेल का आपको फंक्शन बताया गया है, जो नर्व सेल है उनका फंक्शन क्या होता है? मैसेज देते हैं ये, यानी हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को क्या कराते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं। और ब्रेन से जो मैसेज है वो फिर हमारे पास लेके आते हैं, हमारे पास यानी कि हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन में लेके आते हैं। जैसे कि आपने क्या किया? जब आपने गलती से क्या किया? किसी गर्म बर्तन को छू लिया और आप एकदम से उसे हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आपने उसे छुआ तो नर्व सेल क्या लेके जाती है? मैसेज लेके जाती है हमारे ब्रेन में कि हमने क्या किया है? गर्म बर्तन को छुआ है। हमारा ब्रेन फिर मैसेज देता है कि हमें वहाँ से तुरंत हाथ को हटाना है। और आप देखते हो ये प्रोसेस कितनी क्विक होती है, कितनी फास्ट होती है। हम एकदम से छूते हैं और एकदम से हाथ को हटा लेते हैं। तो इतनी जल्दी यहाँ पे क्या हो रहा है? मैसेज पास हो रहे हैं हमारे ब्रेन से हमारे हाथ में। हमारे हाथ से जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन से एकदम से हमारे हाथ में आया और हमने एकदम से हाथ को हटा लिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? नर्व सेल क्या कर रही है? मैसेज को पास कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ पे नर्व सेल का भी आपके पास डायग्राम दिया गया है। ये क्या है?
नर्व सेल है। देख सकते हो आप इसकी कितनी लेंथ है, बहुत लंबा है ये, और क्या है, फाइब्रस है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेल आएगी वो है वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि डब्ल्यूबीसी भी हम इन्हें कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी कैसे है, डिस्क शेप की होती हैं बट कैन चेंज देयर शेप। डब्ल्यूबीसी का वैसे शेप कैसा होता है, डिस्क शेप होता है, पर ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे जो डब्ल्यूबीसी उसका फंक्शन क्या है। तो आप पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी इन ब्लड चेंज देयर शेप टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, यानी कि हमारी बॉडी में जब भी कोई क्या होता है माइक्रोब घुस जाते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव की एंट्री हो जाती है, वो सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, वो क्या करती हैं, अपने आकार को चेंज करती हैं और माइक्रोब्स को खा जाती हैं। ऐसा ही होता है यहाँ पे, जो डब्ल्यूबीसी है वो अपना शेप को चेंज करेंगे और या तो उन्हें क्या कर देंगी, या तो उन्हें ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, या तो उन्हें खा जाती हैं और हमें क्या करती हैं, फिर रोग मुक्त करती हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं। किस प्रकार से करा रहे हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यानी सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें किल करके, उन्हें खत्म करके क्या कर रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अमीबा आता है। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें आप देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद नो डिफाइंड शेप, इट्स स्यूडोपोडिया हेल्प्स इट टू मूव एंड फीड। अब क्या होता है, अमीबा की कोई भी निश्चित शेप नहीं होती है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया जैसे कि हमारे पास पैर होते हैं चलने के लिए, उसी प्रकार अमीबा में क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या होता है, अमीबा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और इसका जो शेप है वो क्या है, अनिश्चित है। आपके पास क्या है, डिफरेंट क्या है, शेप आए सेल्स के, और उन्हीं के साथ क्या भी यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया उनका जो फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि इमेज में भी आपके पास बहुत अलग अलग प्रकार के सेल्स होती हैं, जैसे ब्लड सेल्स आपने देखा, बोन सेल आपने देखा, यहाँ पे स्पर्म सेल है, ओवम है, और ये क्या है, नर्व सेल है, स्मूथ सेल है। ये सारे ही क्या है, सेल के अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या है, शेप हैं। तो ये सारे ही डेफिनेशन आप नोट करेंगे। साथ ही आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल्स का डायग्राम भी बनाना है कि किस प्रकार के जो सेल है उसका शेप किस प्रकार का है। चलिए, ये तो बात की हमने सेल शेप की। अब हम बात करेंगे सेल साइज की, यानी कि अब हम साइज के बारे में जानेंगे। तो आप देखेंगे जो साइज है वो भी जो सेल का है वो बहुत अलग अलग होता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे, द सेल साइज इज वेरिएबल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है, जो सेल का जो साइज है वो भी डिफरेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल होती है वो सारे ही माइक्रोस्कोपिक होंगे, यानी सारी सेल को हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। सारी ही सेल्स क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे। आपको यहाँ पे दो इमेजेस दिखाई गई हैं। सबसे पहली जो इमेज है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, जो कहाँ पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे हम पीपीएलओबी कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहाँ पाई जा रही है, माइकोप्लाज्मा में पाई जा रही है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है। और उसके बाद आपके पास एक सेकंड इमेज है, ये लार्जेस्ट सेल है, ये क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, ऑस्ट्रिच का एग है। और सबसे बड़ी सेल है, ये क्या है, एक सिंगल सेल है, इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब ये जो एग पूरा दिखाया जा रहा है, ये क्या है, पूरी एक ही सेल है। और यहाँ पे क्या है, जो माइकोप्लाज्मा है, ये क्या है, सबसे छोटी सेल है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सारी जो सेल्स होती हैं, यूजुअली ऑल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द नेक्स्ट आई, thus they need to be enlarged by a microscope for seeing। यानी यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, जो अधिकतर जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, उन्हें सूक्ष्मदर्शी में ही देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इनके साइज को बड़ा किया जाता है और बड़ा करके फिर इसे देखा जाता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट, ये जो दो इमेजेस आपको दिखाई आपको सिर्फ नोट क्या करना है, यहाँ पे जो इमेजेस में आपको दिखाया जा रहा है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल और सबसे लार्जेस्ट सेल का नाम याद रखना है। जैसे कि जब आप शेप के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको अलग अलग प्रकार की शेप आपको देखने को मिली थी, उनमें आपको क्या करना है, एक तो आपको सेल का नाम याद रखना है, सेकेंड आपने देखना है कि किस प्रकार की सेल में कौन सा शेप प्रेजेंट है। साथ ही आपने ये भी देखना है कि उस सेल का फंक्शन क्या है। सेल साइज में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो सेल साइज है, सबसे छोटी जो सेल है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा है, और सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच है। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो आएगी स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
अभी तक हमने क्या बात की? हमने कहा सेल है, सेल क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर की। उसके बाद हमने देखा कि नंबर के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को देखा था। हमने दो तरीके के ऑर्गेनिज्म की बात की थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसके आपने एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने कहा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है, सेल का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग आकृति होती है, यानी कि उसकी आकृति और उसका जो साइज है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसके आधार पर भी आपने अलग अलग प्रकार की सेल के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे जो सेल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर होता क्या है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल किस किस चीज़ से मिलके बनी है। क्योंकि हमने ये तो जान ली कि सारी जो प्रोसेस हो रही है वो सेल में हो रही है। अगर सेल में बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं, इसका मतलब सेल के अंदर कुछ और भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सेल खाली है तो खाली सेल के अंदर जो प्रोसेस है वो नहीं चल सकती है। तो हम क्या देखेंगे? सेल की संरचना देखेंगे कि सेल किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई होती है, सेल के अंदर और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे द सेल स्ट्रक्चर कंप्राइज इंडिविजुअल कंपोनेंट विद अ स्पेसिफिक फंक्शंस एसेंशियल टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं जो सेल को यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट आपने देखा दीज कंपोनेंट इंक्लूड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेली। क्या क्या यहाँ पे आया? आपको क्या बताया गया? जो सेल है, सेल बहुत सारे कंपोनेंट से बनी है, बहुत सारे घटकों से मिलकर बनी हुई है। और उन घटकों में क्या क्या? सबसे पहले आपके पास आया सेल वॉल, आपको याद रखना है सेल वॉल है। उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म आया, न्यूक्लियस आया और सेल ऑर्गेनेलीज आई है। ये सारे क्या है? सेल के कंपोनेंट है, सेल के घटक हैं। इन घटकों से मिलकर सेल बनी हुई होती है। नेक्स्ट आपने देखा रीड ऑन टू एक्सप्लोर मोर इनसाइट ऑन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम क्या करेंगे? ये जितने भी कंपोनेंट हमने देखे हैं, जितने भी घटक हमने देखे हैं, इनको अब हम एक एक करके डीप में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल कहाँ पे होती है, तो आप पढ़ेंगे सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, यानी पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है। और जो जंतु कोशिका होती है, जो एनिमल सेल होती है, वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। जब आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे हर एक लिविंग सेल में, हर जीवित कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को एक स्ट्रक्चर देती है, एक संरचना देती है और साथ ही क्या करती है? प्रोटेक्शन भी करती है। साइटोप्लाज्म के बारे में आप जानेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है? एक लिक्विड, क्या है? लिक्विड एक द्रव्य है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होंगे जो कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे। साथ ही हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। हम जानेंगे न्यूक्लियस क्या है और हम देखेंगे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे जो सेल के कंपोनेंट है उन्हें सारा ही नोट करना है। आपके पास यहाँ पे दो इमेजेस भी आई हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल में आपको क्या बताया गया है? सबसे पहला प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या है? कुछ कुछ विभिन्नताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या याद रखना है? इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और जो एनिमल सेल है वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको और भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे? ये जो कंपोनेंट है, सेल के कंपोनेंट और सेल के घटक हैं, उन्हें एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या आ रही है? कोशिका भित्ति आ रही है, उसके बाद क्या आ रही है? कोशिका झिल्ली आ रही है। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, यानी पादप कोशिका में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो एनिमल सेल होती है, यानी कि जो एनिमल सेल में क्या होगा? सेल वॉल एब्सेंट होगी। सबसे पहले आप देखेंगे सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। क्या आपको बताया जा रहा है? जो सेल वॉल है कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है प्लांट सेल में। और किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। आपको तीनों ही याद रखने की सेल वॉल किससे निर्मित होती है।
सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है, द सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्लांट सेल्स, इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट। द सेल वॉल इज ऑल्सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। क्या है, जो सेल वॉल है प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी कवरिंग है कि कौन है, सेल वॉल है। क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हमने क्या कहा था, कोशिका झिल्ली कहा था, कोशिका झिल्ली को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो सबसे बाहर का जो कवरिंग होगी, सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो क्या करेगी, अंदर वाले को प्रोटेक्ट करेगी। वही काम सेल वॉल क्या करेगी, यहाँ पे कर रही है। सबसे बाहरी कवरिंग है किसकी, जो पादप कोशिका है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, इट इज अ रिजिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है यानी टफ होता है, या आप इसे कह सकते हैं हार्ड होता है। कि जो बाहरी जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, रिजिड होती है, टफ होती है, या फिर हार्ड होती है। और नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, इट प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू सेल एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक एंड इंजरीज। अब क्या करता है, ये जो सेल वॉल है ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, शेप प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण है तो क्या कर रहा है, शेप दे रहा है। और किससे बचा रहा है, जो बाहरी जो इंजरीज हो रही हैं, कुछ भी जो बाहरी जो घटक होते हैं जो क्या करते हैं वहाँ पे इंजरीज कर रहे हैं, उनसे क्या कर रहा है, सेल को बचा रहा है। तो ये क्या पढ़ा आपने, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आज आपने पढ़ा जो सेल है, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे का जो सेशन है हम अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।